अस्सलाम वालेकुम, सलमान इलाही। आज आप बिनाई वेलफेयर एसोसिएशन का एक और पॉडकास्ट आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं तमाम हमारे जो मेंबरान हैं, हमें देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे बहुत ज़बरदस्त फीडबैक्स भी मिल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी क्रिटिक्स मिल रही हैं जिसमें मुझे अपने आप को बेहतर करने, इस पॉडकास्ट को बेहतर करने का मुझे मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। और मैं आप सबसे चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल फीडबैक दीजिए, क्योंकि ये आप लोगों का चैनल है, तो आप लोगों के जरिए ही हम अपने इस पॉडकास्ट को बेस्ट से बेस्ट बना सकते हैं। और मैं इसके अलावा ये भी चाहूंगा कि आप लोग इसमें भी फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट्स के थ्रू भी, या डायरेक्टली आप मुझे कांटेक्ट करके भी दे सकते हैं कि आप लोग किस मेहमान को बुलाना चाहते हैं और क्यों बुलाना चाहते हैं, किस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हैं। आप लोग ये भी कमेंट में बता सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। आज जो पॉडकास्ट है वो इंफॉर्मेशन से ज्यादा, इंफॉर्मेटिव होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो हम ख्वाब देखते हैं, हम ड्रीम देखते हैं कि हमें उस लेवल पे होना चाहिए, आज हम उसी लेवल के ख्वाब की बात करेंगे, उसको प्रैक्टिकल होते हुए देखेंगे। हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप जो अपने बच्चों को देखना चाहते हैं जिस लेवल पे, वो आज शख्सियत हमारे साथ मौजूद होगी। और हमारी कम्युनिटी का एक जाना पहचाना नाम है। और आज पिछले कुछ दिनों में हमारी कम्युनिटी की हर मेंबर की हर जबान पे इनका नाम मौजूद है। तो सबसे पहले हम सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहलन साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। सलमान भाई, आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया आपने आज हमारे इस पॉडकास्ट को। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच। एसोसिएट एम्पावरमेंट एट नाउ बीडीपी ये वर्किंग कर रहे हैं, मतलब इस वक्त यकीनन जॉब वहां पे कर रहे हैं, कंटिन्यू है। और जो बड़ा ख्वाब है जो इनकी तरफ से भी पूरा हुआ और इनके माँ बाप का भी पूरा हुआ, हमारी ब्लाइंड कम्युनिटी में सीएसएस क्लियर करके आज हमारे साथ ही मौजूद है। तो आज यकीनन हमें बहुत कुछ समझने को, बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, और हम इनकी लाइफ को भी जान सकेंगे कि ये इतना बड़ा टारगेट, इतना बड़ा ख्वाब इन्होंने किस तरह अचीव किया। तो आज लाइटर मूड में इंशाल्लाह बहुत मजेदार डिस्कशन होने वाली है। तो जी जनाब अली अहलन साहब सर, तो सबसे पहले तो अहलन साहब आपके बचपने से हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ पैदाइश है आपकी, कहाँ की पैदाइश है? मैं कराची में पैदा हुआ था। सही है, ओके। कराची में पैदा हुए थे आप, बिल्कुल सही है। तो यानी कि आप फिर महाजिर उर्दू स्पीकिंग ही हैं? जी, एब्सोल्युटली। अच्छा, बिल्कुल सही है, ओके ओके ओके। तो अहलन, एजुकेशन कहाँ से हुई आप? मैंने इनिशियली तो स्टार्ट किया था फ्रॉम साइटेड स्कूल, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को स्पेशल स्कूल के बारे में आइडिया नहीं था, और ये भी नहीं थोड़ा सा आइडिया था कि हमें किड विद डिसेबिलिटी उसको किस तरीके से एजुकेशन की जाती है। बट हाउएवर कुछ मेहरबान लोगों की वजह से मेरे पेरेंट्स को पता चला आईडीयू स्कूल के बारे में। और क्या एज थी उस वक्त आपकी? आई थिंक मैंने आईडीयू ज्वाइन किया था एज द एज ऑफ 6 की क्लास 6 में मॉन्टेसरी क्लास में स्टार्ट किया था। और तो उससे पहले जो आप एक नॉर्मल साइकिल स्कूल में थे, तो उस वक्त आपकी क्या एज थी? मेरी मदर ने मुझे मॉन्टेसरी नहीं करवाई थी, बिकॉज वो उन्होंने घर पे ही पढ़ाया था। बिकॉज उस टाइम पे मेरी इतनी साइट थी कि मैं सूरज की रोशनी में पेंसिल से लिख लेता था, पढ़ लेता था। हाउएवर विद द पैसेज ऑफ टाइम साइट डिक्लाइन हुई थी। बट 2 स्कूल्स के अंदर केजी क्लास पढ़ी, दोनों में फेल हुआ। और बट ये है कि 10th के बाद स्पेशल स्कूल में गया। ओके, तो ब्लाइंडनेस का पता क्या स्टार्टिंग से ही पता लग गया था, या किस टाइम पे आपको पता लगा, आपके घर वालों को पता लगा? मेरे पेरेंट्स को शुरू में ही आइडिया हो गया था कि विजुअल डिसेबिलिटी है बच्चे के साथ। बट उनको ये था कि आपको पता है कि बहुत सारी जगहों पे वी ऑल फेसेस सर्टेन हर्डल के, जहाँ पे कुछ ना कुछ लोग हमारी पेरेंट्स की लाइफ में होता है, वो कहते हैं कि तुम टेंशन नहीं लो, सब सही हो जाएगा, फलाने इलाज कराओ, फलाने डॉक्टर को दिखाओ, ये करो वो करो। तो वो प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के अंदर ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अच्छा, एक मजेदार एक चीज मेरे माइंड में, जहन में आ रही है। डायग्नोसिस तो उस वक्त चल रहे होते हैं जब इशू सामने आ रहा होता है, तो ये बताओ बाबाओं के पास गए? एब्सोल्युटली। आमतौर पे ये जरूरी होती है ना, वो फना बाबा आपको फूक देगा, वो तावीज दे देगा, ये चीज भी बहुत ज्यादा चलती है। बहुत तावीज मैंने बहुत पानी पिए हैं, बहुत झाड़ फूंके खाई हैं। तो किस उम्र तक ये चीजें खत्म हो गई, बस अब यार छोड़ो, आगे चलो? आई थिंक 2020
या 19 ऐसी था, जब तक मैंने यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट किया था, आई थिंक तब तक चीजें चलता रहा। ओके ओके, तो फिर हम एजुकेशन भी आपकी कह, आपने मैट्रिक मेरा ख्याल IIT से किया, राइट? यस। और कॉलेज आपका इंटर कहाँ से हुआ? इंटरमीडिएट मेरा सेंट पैट्रिक कॉलेज से था। ओके, सही है। उसके बाद आपने कराची यूनिवर्सिटी, और उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी। सही, तो वहां से आपने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स? मैंने BS ऑनर्स कंप्लीट किया, BS बेसिकली कंप्लीट किया था। ये तो 4 इयर्स बाद? 4 इयर्स का जो प्रोग्राम होता है, सही है। फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची इन 2020 इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके ओके, उसके बाद कहीं आपने किसी इंस्टीट्यूट में कोर्सेज किए? आई थिंक देन उसके बाद मैंने दोबारा से एमफिल में एडमिशन लिया था कराची यूनिवर्सिटी में इन 2022, बट अनफॉर्चुनेटली मैं पोस्ट वर्क के बाद फिर उसको कंटिन्यू नहीं कर सका था मेरी जॉब की वजह से। सही है। जॉब कहाँ लगी आपकी पहले? मेरा जॉब का अगर प्रोफेशनल सर्किट के अंदर बात करते हैं तो मैंने जॉब बहुत पहले स्टार्ट की थी, इवन ड्यूरिंग माय यूनिवर्सिटी। आपको याद होगा कि सबसे पहली जॉब मैंने आपके पास ही की थी, ट्रांसक्रिप्शन की, और दैट वाज एक्चुअली माय फर्स्ट जॉब। ओके, सही है। 2017 के अंदर तो मैं सुबह में यूनिवर्सिटी जाता था और सेकंड हाफ में फिर यहाँ पर आता था आपके पास। और उसके बाद फिर मैंने कॉल सेंटर में की, देन उसके बाद फिर आई थिंक वो इंटरनेशनल कॉल सेंटर था जहाँ पे आपने की थी? यस, वो एक इंटरनेशनल कॉलिंग थी, ओके, कैंपेन थी, तो वहाँ पे मैं करता था नाइट शिफ्ट, वहाँ पे करता था इंडियन, सुबह में यूनिवर्सिटी होती थी। ओके ओके ओके, देन उसके बाद फिर मैं ARY न्यूज़ में गया, वहाँ पे इलेक्शन सेल में मैंने इंटर्नशिप की थी 3 महीने की। अच्छा, तो वहाँ क्या काम था? तो वहाँ पे बेसिकली हमारे पास डिफरेंट हमें रीजन्स एलोकेट हुए थे, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमें एलोकेट हुई हुई थी, तो उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती थी, सो बेसिकली हमें उन 6 प्रोविंशियल, फेडरल और जो उसके नीचे प्रोविंशियल सीट्स आती थी, उन सब के ऊपर हमें 100% इंफॉर्मेशन लेनी होती थी। एंड देन ऑन द डे ऑफ इलेक्शन हमें उन रिपोर्टर्स से कोऑर्डिनेट करना, जैसे रिपोर्ट रिजल्ट्स आने हैं फौरी तौर पे अपडेट करना, तो वो बेसिकली हमारा काम था। ओके ओके ओके, तो इसमें तो बड़ा मजा आया, आपको एंजॉय किया होगा इसमें? ये बहुत एंजॉयबल डे था, बहुत स्पेशली जो इलेक्शन वाले दिन था वो तो बहुत chaotic था। थैंक यू। अब हम बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ जाना चाहेंगे, एरिल। CSS, ये सिर्फ नाम सुन के बहुत सारे लोग समझते हैं कि नहीं यार ये मैं नहीं कर सकता, तो इसकी सबसे पहले मोटिवेशन कहाँ से आई? कैसे आपने सोची ये बात? कोई दोस्त ने कहा या खुद आपका ख्वाब था? इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। यूजुअली इंटरमीडिएट के दौरान आप सोच रहे हो कि यार मैंने आगे लाइफ में कुछ करना है, किसी तरफ जाना है, यू नो, तो उस पर्सपेक्टिव के अंदर सोचते हुए मेरे लिए एक ये था कि यार किसी अच्छी जगह पे जाना है। उसके अंदर हमारे वंस वन ऑफ आवर टीचर कॉलेज के अंदर उन्होंने मेंशन किया कि उन्होंने CSS के एग्जाम्स लिए हैं, तो उस टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट साउंडेड वेरी अट्रैक्टिव। बट 2020 में जब हम लोग यूनिवर्सिटी में थे तो हमारे ग्रुप ही सारा इस तरीके इस सोच का था कि हमने CSS अटेम्प्ट करनी है, बट देन अगेन हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फिर 2020 के अंदर मुझे एक हमारे ही ब्लाइंड कम्युनिटी के हैं वो, उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने बताया कि उन्होंने CSS का एग्जाम दिया, देन फिर उन्होंने मेरी फर्दर मेंटरिंग की। नाम जानना चाहेंगे भाई इसका कि वो कौन शख्सियत थी? उमैर एजाज। उमैर एजाज, अच्छा ओके, बिल्कुल सही है, राइट। तो उन्होंने दिया था, तो उन्होंने भी क्लियर कर लिया था? नहीं, उनके आपको पता है CSS के अंदर ऑब्वियसली हम आगे सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है इंग्लिश एसे का, जो कि बहुत सारे लोगों के गले की हड्डी बनता है। सही है। और तो वही सब मैं इसी टॉपिक पे आना चाह रहा हूँ, बिल्कुल यकीनन। थोड़ा सा CSS के बारे में बताएं कि CSS किस तरह, क्या होता क्या है इसमें, किस तरह पेपर्स होते हैं, कितने पेपर्स देने होते हैं, एडमिशन कैसे होता है, इस पे हम थोड़ा सा डिटेल्ड डिस्कशन चाहूंगा मैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताइएगा कि इसमें टोटल सब्जेक्ट्स कितने लेने होते हैं? सही, सो इसके अंदर बेसिकली आपके 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। सही है। डिपेंड करता है कि कुछ इसमें सब्जेक्ट्स हैं जैसे IR है, पॉलिटिकल साइंस है, तो केमिस्ट्री है, कुछ इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। सो बेसिकली आपको 1200 मार्क्स पूरे करने होते हैं। सही है। तो अगर आप इसमें से कोई ऐसे सब्जेक्ट ऑप्ट करते हो जो 200 मार्क्स है तो उसके पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है।
अच्छा, राइट। सो उसके अंदर फिर आपके 11 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, बट यू आर कवरिंग एक्चुअली 1200 मार्क्स। समझ गया, सही है। लेकिन पेपर तो 12 ही होंगे ना, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 हो जाएगा, राइट? बिल्कुल, वो सेपरेट होते हैं, 100 मार्क्स। सही है, सही। ठीक है, और इसके अंदर आपको क्यूमुलेटिवली 66 मार्क्स लेने होते हैं पास करने के लिए। अच्छा, सही है, ओके। इसके अंदर 12 सब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास 6 ऑप्शनल होते हैं, 6 हम कंपलसरी होते हैं। ओके, सही है। अगर हम कंपलसरी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर एक इंग्लिश एसे होता है, जिसके अंदर आपने 2500 से 3500 वर्ड्स का एक एसे लिखना होता है। जो 10 टॉपिक्स दिए हुए तो उसमें से एक टॉपिक आपको चूज करना होता है। देन इसके बाद एक सब्जेक्ट होता है हमारा प्रेसिस एंड कॉम्प्रिहेंशन का। उसके अंदर बेसिकली वोकैबुलरी होती है, कॉम्प्रिहेंशन होती है, प्रेसी होती है, ट्रांसलेशन होती है, सेंटेंस करेक्शन होती है, जस्ट लाइक ग्रामर। यस, इंग्लिश ग्रामर। हाँ। देन फिर उसके बाद हमारे पास जर्नल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर होता है। उसके अंदर हम जर्नल साइंस की चीजें होती हैं, बट दैट्स वेरी वास्ट। उसके अंदर वो जर्नल साइंस के अंदर कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके। साथ में ही उसके एबिलिटी का पोर्शन होता है, जिसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स और इस तरह की चीजें वो पूछते हैं आपसे। देन फिर हमारे पास करंट अफेयर का पेपर होता है। उसके अंदर बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरनेशनल अफेयर्स और लोकल अफेयर्स, रीजनल अफेयर्स, उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली आपकी नॉलेज टेस्ट की जा रही होती है। ये सारे जो पेपर्स आप बता रहे हैं, अच्छा मेरा ख्याल वैसे तो पहले आपको कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ये सारे एमसीक्यूज में होते हैं या डिटेल्ड होते हैं, लेकिन पहले जरा इसका हम आप बता देते हैं सारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं कंपलसरी। राइट। देन फिर उसके बाद हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स अगेन बहुत ज्यादा ओवरलैप कर रहा होता है इंटरनेशनल रिलेशन करंट अफेयर के पेपर के साथ, जहां पर लोकल अफेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। देन फिर यहाँ पे पाकिस्तान अफेयर के अंदर पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के डोमेस्टिक चीजें पूछी जा रही होती हैं। देन फिर हमारा लास्ट सब्जेक्ट होता है वो इस्लामियत एंड कंपैरेटिव रिलीजन्स का होता है, जिसके अंदर जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो इस्लामियत लेते हैं, जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनको कंपैरेटिव रिलीजन्स का पेपर दिया जाता है। ओके, सही है। कमिंग टू योर क्वेश्चन, इसके अंदर बेसिकली हमारे 20 मार्क्स एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं और जो बाकी होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, ऑफ कोर्स एक्सक्लूडिंग ऐसे का पेपर का। वो पूरा 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसके अंदर इंटायरली सिर्फ आपने 100 नंबरों का ऐसे लिखना। ओके। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे अगर हम आते हैं तो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या लिए? मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में इंटरनेशनल रिलेशंस लिया था, क्योंकि मेरी डिग्री ही उसके अंदर थी। सही है। साथ में यूरोपियन हिस्ट्री लिया था, बिकॉज़ यूरोपियन हिस्ट्री मैंने यूनिवर्सिटी में बहुत पढ़ा था। सही है। एज एन वो इंटरनेशनल रिलेशन में भी बहुत है उसमें। यस, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि मैं खुद भी मैंने मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशन में, तो मुझे अंदाजा है, उसमें मैंने यूरोपियन हिस्ट्री काफी पढ़ी थी। हाँ, तो यूरोपियन हिस्ट्री की एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के बगैर आप हायर ना ही समझ सकते, ना ही उसकी एप्लीकेशन कर सकते हो। साथ में मेरे पास सोशियोलॉजी था और जेंडर स्टडीज था और क्रिमिनोलॉजी था। तो ये जो दो सब्जेक्ट्स है, क्रिमिनोलॉजी एंड जेंडर स्टडीज, ये सोशियोलॉजी को बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स लेने का पीछे कोई रीजन था या आपने बस चूज कर लिए थे? सो बेसिकली जब आप सीएसएस के लिए जाते हो तो आपके डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। 8 ग्रुप्स हैं, 7 ग्रुप्स हैं बेसिकली, और उसमें से एक लेना होता है। एग्जैक्टली, हर ग्रुप में से आपको एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर एक ग्रुप के अंदर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों हैं तो आप 200 मार्क्स से वो नहीं ऑप्ट कर सकते, आपको दोनों में से एक करना है। तो हर ग्रुप में से आप एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो। सही है। तो 6 आपके कंपलसरी हो गए, 6 आपके जो है वो ऑप्शनल हो गए, राइट? यस। 20 मार्क्स का जो है वो एमसीक्यूज हो गया, 80 मार्क्स का जो है वो डिस्क्रिप्टिव हो गया। यस, राइट, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और आगे आते हैं। तो ये क्या साल में एक ही दफा पेपर्स होते हैं? इसमें अप्लाई कैसे करना होता है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। सही। सो बेसिकली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है। वहां पर यूजुअली एडवर्टाइजमेंट आती है सीएसएस एनरोलमेंट के हवाले से। तो आप यूजुअली अभी जैसे 2026 के एग्जाम्स की एनरोलमेंट्स हो चुकी हैं, सो उन्होंने अराउंड अगस्त 2025 के अंदर एडमिशंस ओपन किए थे। अब बेसिकली होता ये है कि एक इनिशियल स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, जिसके अंदर 200 मार्क्स एमसीक्यूज होते हैं। बहुत सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। 66 मार्क्स उसके अंदर लेने होते हैं, उससे ज़्यादा भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आपके 66 मार्क्स से कम होंगे तो फिर आप सीएसएस मेन अटेम्प्ट नहीं दे सकते। तो ये जो आप कह रहे हैं 200 मार्क्स का जो है,
ये आपको ऑनलाइन देना होता है या वहां जाके देना? नहीं, वहाँ इन पर्सन होता है। जिस तरीके से आपके बाकी वन पेपर टेस्ट होते हैं, उसी तरीके से सीएसएस का एंट्रेंस एग्जाम समझने समा एंट्री टेस्ट समझने बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये होता है। इसका रिजल्ट जब आता है आपका, तो देन फिर आपको पता चलता है कि ठीक है, अब ये मेरा क्लियर हो गया, अब नाउ यू आर एलिजिबल फॉर मेन सीएसएस एग्जाम्स। तो उसकी एनरोलमेंट्स आती हैं अराउंड नवंबर दिसंबर में। उसके अंदर आप फॉर्म फिल करते हो, चालान पे करते हो उसका, एंड देन फिर आपकी एडमिशन स्लिप आ जाती है अराउंड एग्जाम्स के। तो एग्जाम्स साल में एक मरतबा होते हैं, यूजुअली इन फरवरी और मार्च। तो हो सकता है कि मार्च के बिल्कुल शुरू में हो, फरवरी के बिल्कुल एंड में हो जाए, या फरवरी के मंथ में कभी भी हो सकता है। ओके, बिल्कुल समझ गया। तो ये मुझे बताइएगा, ये जो एंट्री टेस्ट से सारे जितने भी क्लियर होंगे वो सारे के सारे सीएसएस में जाएंगे या उसके बाद भी कोई स्क्रीनिंग होती है? नहीं, अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया है तो फिर आप you're eligible कि आप सीएसएस सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट्स। Exactly. अच्छा, ओके, बिल्कुल सही हो गई ये चीज। तो मुकम्मल तौर पे मेरा ख्याल है क्लियर हो गई। नाजरीन, हम इन्हीं कुछ चीजों को अभी मजीद डिस्कस कर रहे हैं ताकि आइंदा आने वाले दिनों में अगर हमारी कम्युनिटी से मजीद कोई सीएसएस की तरफ जाना चाहेगा तो डेफिनेटली वो जा सकेगा। हम आगे बढ़ते हैं। एरल, थोड़ा सा ये बताइएगा कि इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या होता है और इसकी तैयारी कैसे होती है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताइएगा। अच्छा, फीस स्ट्रक्चर एज सच को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। जब आप इनिशियल उसके एग्जाम के लिए जाते हो, जो एमसीक्यूज बेस्ड 200 मार्क्स से मैंने इसका बताया एंट्रेंस एग्जाम का, तो उसकी आई थिंक लास्ट टाइम 250 फीस थी, 250 रुपए। ओके, वो चालान हमने नेशनल बैंक में सबमिट करना होता है। और साथ में बस ये आपने एहतियात करनी कि जो आपको रिसीट्स मिलेंगी वो आपने बहुत एहतियात से रखनी है, चाहे आपकी एमपीटी की हो या आपके मेन एग्जाम के, तो उनका आपने बहुत ध्यान से उसको रखना है, बिकॉज एट एनी पॉइंट आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है। देन उसके बाद जब आप मेन एग्जाम की बात करते हैं तो उसकी 2200 रुपये की फीस होती है, 2200, और वो फिर आपको सबमिट करवानी होती है। हाँ, जब आप उसके बाद क्लियर कर लेते हो तो वो फिर उसके अंदर आपकी मेडिकल की फीस होती है, वो आई गेस 2100 होती है। उसके अलावा कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है आपके। तो मेरा ख्याल है कि ये तो कोई भी फीस नहीं होगी, तो बिल्कुल ना होने के बराबर ही है। एग्जैक्टली, तो कोई इसमें इशू तो नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं तैयारी पे। तैयारी के हवाले से कोई स्पेसिफिक बुक्स होती हैं इसकी, या बस आपको जनरली आपको तमाम इंफॉर्मेशन अपने पास रखनी है? सो बेसिकली देखिए, सीएसएस का ना एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो कि समझना बहुत जरूरी है, और आई सी अ लॉट ऑफ पीपल मेक दैट मिस्टेक कि सीएसएस का आपकी इंफॉर्मेशन और आपके एक्सप्रेशन दोनों से बहुत गहरा ताल्लुक है। तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है और आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो आपके उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं। राइट, सो एट वन पॉइंट मैं फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा था, तो मुझे आई वाज वेरी डिस्करेज्ड बाय वन ऑफ द टीचर्स। तो मैंने एक और टीचर से पूछा, मैंने कहा यार आप वो तो दूसरी टीचर कह रही थी कि आपको ये स्टैट्स नहीं आते, वो स्टैट्स नहीं आते, आप तो पास नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, एंड आई फील लाइक कि दैट इज वेरी रेलेवेंट, कि उन्होंने मुझे कहा कि भाई इसके अंदर 40 to 50% आपकी इंफॉर्मेशन है, बाकी 50% ना आपका एक्सप्रेशन है, कि आप क्या उस नॉलेज को जो आपके पास है उसको आप एक स्ट्रक्चर्ड अंदाज के अंदर बयान कर सकते हो, डिस्क्राइब कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली, सही है। तो वो इंफॉर्मेशन को लिख पाना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू कि आप स्टैट भर दो एक पेपर के अंदर, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भर दो, तो उससे फिर जो आपका पेपर चेक करने वाला है उसके लिए बहुत ज्यादा मसले मसाइल होते हैं। तो अगेन मेरा क्वेश्चन जो है वो ये कि बुक्स इसकी कोई अवेलेबल है? देखिए, इसकी ना डिफरेंट अकेडमीज ने, डिफरेंट पब्लिशर्स ने बुक्स इशू की हैं, बट देन अगेन कोई गारंटी नहीं है कि वो उसी बुक्स में से आएगा, वही मटेरियल आएगा। अच्छा, वैसे एक मजेदार क्वेश्चन मुझे माइंड में आ रहा है, 5 इयर्स होते हैं इसके? सर, इसके ना आपको 1974 से पेपर मिल जाएंगे। अच्छा, सही। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि उसमें से सवाल आएंगे। लेकिन अगर 1974 से आप कह रहे हो कि पेपर्स मौजूद हैं, तो 1974 से लेके अब तक के तमाम अगर पेपर्स के क्वेश्चन आप याद कर लो तो आएगा तो उसी में से ही ना? नहीं। अच्छा, ओके। रीजन इज कि देखिए करंट अफेयर और हर चीज वो चेंज होता रहता है, कांस्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। अब 1974 में nobody had idea about artificial intelligence। अब अगर आप लेट्स से कि एट दिस पॉइंट आप ये सोचते हो कि अच्छा ठीक है, मैं ऐसे करना रट्टा लगा के चला जाता हूँ,
जैसे हम 9 मैट्रिक में करते थे। बिल्कुल सही है। इवन यूनिवर्सिटी में भी लोगों को मैंने देखा वो रट्टा मार के आते हैं पूरे सवाल। अब मसला ये है कि ऐसे को ना आपको उस डायमेंशन के अंदर हल करना होता है, जो डायमेंशन आपसे पूछी गई है आप उसी डायमेंशन की बात करोगे ना। बिल्कुल सही। राइट, सो लेट्स से कि आप अगर आज की दुनिया के अंदर 100 टॉपिक्स ले लो, ठीक है, टॉप 100 टॉपिक्स आपने ले लिए, इंटरनेशनल, लोकल, ये वो, इधर उधर, सोशल से रिलेटेड, जेंडर से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड एंड सो ऑन सो फोर्थ। आपने 100 टॉपिक्स लिए, अब एक हर टॉपिक की कम से कम 5 डायमेंशंस निकलती हैं। राइट, आपने हर टॉपिक के 5 डायमेंशंस ले ली, तो इसका मतलब आपका जो टॉपिक्स बन गए, जो आपने रट्टा लगाने वो बन गया 500, व्हिच इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। राइट, सो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैपेसिटी अपनी बिल्ड करें कि आप ऐसे लिख सकें, एट दैट पॉइंट आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकें। लेकिन आई वांट टू आस्क कि इंग्लिश तुम्हारी काफी बेहतर है, हाउ? आई थिंक उसका बहुत ज्यादा क्रेडिट ना मेरी फैमिली को जाता है, बिकॉज मेरे कजन से वो बाहर से आए हुए थे, तो वो लोग इंग्लिश में बात करते थे। ऑफ कोर्स हम लोग एक उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो उस टाइम पे उनको सुनना और उससे मेरी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। देन उसके बाद फिर अंग्रेजी रेडियो सुनना, एक FM आता था, FM 96, तो FM 96 में बहुत डाई हार्ड फैन था, बहुत सुनता था। देन उसके बाद फिर अराउंड जब मैं क्लास 8 में था, तो हमारे ना एक गेम आई थी आरएस गेम्स के नाम से। सही है। तो वहां पे मेरी फिर बाहर के लोगों के साथ इंटरेक्शन हुई, उनसे स्काइप आईडीज लेके उनसे बात करना, और वहां से फिर जो मेरी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, आई थिंक वो फिर थ्रू आउट जर्नी चलती ही रही है कि एट सर्टेन पॉइंट आके मेरा राइटिंग एक्सप्रेशन अच्छा हुआ है, एट सर्टेन पॉइंट आके मेरी स्पीकिंग पावर ज्यादा इंप्रूव हुई है, कहीं पे आके मेरी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इंप्रूव हुए हैं, कहीं पे आके मेरी वोकैबुलरी में वोकैबुलरी एनहांस हुई। सो बेसिकली आई थिंक एक थ्रू आउट एक जर्नी है 8-10 साल की, 12 साल की, जिसके अंदर अंग्रेजी ने हमारी इंग्लिश इंप्रूव हुई है। नाज़रीन सामीन, मैं अपनी स्पेशली अपनी कम्युनिटी से भी ये बात करूंगा और सुनने वाले तमाम भी इसको मद्देनजर रखें कि याद रखिए कि अगर हमें आगे बढ़ना है और कुछ वाकई बड़ा करना है, स्पेशली अगर हमें CSS की तरफ आना है, तो आपकी इंग्लिश अगर इंप्रूव नहीं है, बेहतर नहीं है, यकीन कीजिएगा कि शायद CSS आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि CSS में जिस तरह अभी एरल बता भी रहे थे कि आप रट्टे नहीं मार सकते, आपको अपने अंदर कैपेसिटी, अपनी एबिलिटी को इतना इंप्रूव करना होगा कि आप हर टॉपिक को खुद लिख सकें। तो ये चीज लाजमी तौर पर अपने माइंड में रखिए, इंप्रूव कीजिए। जिस तरह उन्होंने बताया ऑलरेडी कि इंग्लिश रेडी चैनल्स देखिए, आप इंग्लिश फिल्म्स देख सकते हैं, राइट, अपनी कैपेसिटी को, अपनी जो वोकैबुलरी है उसको बढ़ाने के लिए आप ये चीज करें ताकि आप CSS की तरफ आ सकें। हम आगे चलते हैं। एरल, हम दोबारा अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि तैयारी आप कर रहे थे, तो तैयारी के लिए आपने कोई स्पेसिफिक टीचर्स सिलेक्ट किए या कोई एकेडमीज की, या खुद ही आपने तैयारी की इसकी? इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करें ताकि हमारे जो सुनने वाले सामीन और नाजरीन हैं वो इसको अंडरस्टैंड कर पाए। राइट, सो बेसिकली देखिए, सबसे पहले तो आपने जब अपने सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तो फिर इट कम्स डाउन कि आपने अपने रिसोर्सेज देखने हैं कि आपके पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है। यकीन माने YouTube के ऊपर हर चीज अवेलेबल है, आप टॉपिक लिखें आपको सब कुछ मिल जाएगा। राइट, सो यू नीड टू नो कि आपने YouTube से कहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है। YouTube के बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स हैं जो स्पेसिफिक CSS की तैयारी करवाते हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट से तैयारी करवाते हैं। बट आपने ऐसे नहीं करना है कि एक सब्जेक्ट है, आपने कहा कि ठीक है मैंने एक फलाने YouTube चैनल से तैयारी कर ली, उनके सारे वीडियोस कर लिए, खत्म नहीं। आपने उसकी खुद से डायमेंशंस निकालनी है, डिफरेंट और चैनल्स को देखना है और चीजें देखनी है। लेट्स से अगर साइंस का है तो आपने एक स्पेसिफिक नहीं देखना, बल्कि आप नेट जियो की देख लें, उनकी एक्सप्लेनर वीडियोस देख लें, और बहुत सारी एक्सप्लेनर वीडियोस होती हैं जो बहुत। सॉरी एरन, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। इंपॉर्टेंट मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारे सामीन है, नाज़रीन, इनको एक थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही होगी, बार बार आप डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। मैं अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन हमारे सामीन को थोड़ा बताइए थोड़ी एग्जाम्पल के साथ, अगर आप बता सके कि किस तरह की डायमेंशन होती है आमतौर पर किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर, अगर आप बता दें। ओके, सो डायमेंशंस बेसिकली का मतलब ये है कि कोई भी एक टॉपिक है, जैसे अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के अगर वाटर इश्यूज की बात करते हैं, राइट, सो पाकिस्तान के अगर वाटर इश्यूज हैं तो उसका
इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, उसका ग्लोबल वार्मिंग के साथ उसका क्या लिंक है, राइट, उसका सोशल इम्प्लीकेशंस क्या है, उसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या है, उसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या है, और क्या चीजें हैं जो उसको कॉज कर रही है, राइट। सो कॉज एंड इफेक्ट एक चीज आ गई। दूसरा, आपके इंटरनेशनल, लोकल और रीजनल लेवल के ऊपर उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, देन उसके सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्या इम्प्लीकेशंस निकल रही हैं, देन आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर उसकी क्या इम्प्लीकेशंस पड़ रही हैं। जो ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी कि एक टॉपिक कितना ज्यादा डाइवर्स है और कितनी ज्यादा डायमेंशंस को टच कर रहा है। मेरा ख्याल है कि टॉपिक आपने तमाम चीजें ऑलरेडी मुकम्मल टॉपिक क्लियर कर दी हैं। थैंक यू एरन। अच्छा, हम दोबारा तैयारी पे आते हैं। आपने कहा कि एक टॉपिक को अगर हम YouTube चैनल से किसी एक का सुन रहे हैं तो हम उस पर इत्तेफा ना करें, बल्कि लाजमी तौर पे हम उसके दूसरे भी YouTube चैनल से उसको सुने, ताकि हम डिफरेंट डायमेंशंस के साथ उस चीज को एक्चुअली अंडरस्टैंड कर पाए। एग्जैक्टली। और फिर हमारे पास डिफरेंट मेंटोर्स होते हैं जो स्पेसिफिकली सीएसएस की तैयारी करवाते हैं। इट इज वेरी एसेंशियल कि आप एक ऐसे मेंटोर को तलाश करें जो कि आपके लिए एक अच्छी खुद तैयारी करता हो, कुछ चीजें पढ़ी भी हो, और वो आपको बहुत अच्छे तरीके से उसके ऊपर गाइड कर सके, पढ़ा सके, राइट। सो जैसे करंट अफेयर का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ऑब्वियसली हम अपनी जिंदगियों में बहुत मसरूफ होते हैं, हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम 50 सोर्सेज को रोजाना पढ़ सकें, डॉन, ट्रिब्यून और फॉरेन रिलेशंस और न्यूयॉर्क टाइम्स और बहुत सारी जो पब्लिकेशंस हम उनको एक गो में कर सकते हैं। सो इट इज करंट अफेयर के अंदर आई वुड सजेस्ट कि आप मेंटरशिप लें, या कोई और सब्जेक्ट आपको लगता है कि आप यूट्यूब वीडियो से नहीं कवर कर पा रहे हो, तो आप डेफिनेटली उसके लिए एक मेंटोर की तरफ जाओ, मेंटोर से हेल्प लो। बट जहां पर जितने पैसे बचा सकते हो जरूर बचाओ। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 50,000 लाख रुपए एकेडमीज को देते हैं, देन सीरियस होकर बिल्कुल तैयारी नहीं करते। नहीं, तो आपने इस दौरान मेंटोर्स लिए होंगे, तो हाँ, क्या ख्याल है कि हमें उन मेंटोर्स के नाम यहाँ पर शो करने चाहिए? यस। तो एक मेंटोर है, आई थिंक आप सब जो भी करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे की तैयारी करते हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड डॉक्टर एहतशाम जान भट्ट। वर्चुअल क्लासेस लेते हैं शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे क्लासेस लेते हैं जूम के ऊपर, तो बहुत उनके साथ इफेक्टिव रहता है, बहुत इन डेप्थ जाके चीज़ें करवाते हैं और बहुत टू द पॉइंट चीजें करवाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप कहोगे बहुत सरफेस लेवल चीजें करवा रहे हैं, बहुत इन डेप्थ भी जा रहे हैं, येट अननेसेसरी डिटेल्स में नहीं जाते। बिकॉज जब हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर लिख रहे होते हैं तो हमें बाज़ बात ये चाहिए कि हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी डेप्थ के अंदर जाना है, राइट। सो यूजुअली हमारे पास जो टाइम होता है वो इतना ही होता है कि आप 450 से 500 वर्ड्स का एक आंसर लिख सको। इससे ज्यादा आप लिखोगे आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा कि आपको 3 घंटे में, अगर आप डिसेबिलिटी के साथ हैं तो आपके 3 घंटे 45 मिनट के अंदर आप उसको क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई। सॉरी, मैं बीच में ना आपसे आपकी कुछ बातों के दौरान ही क्वेश्चंस मुझे सामने आते हैं। तो 45 मिनट्स एक विजुअली इंपेयर्ड को एक्स्ट्रा मिलते हैं? यस। सो बेसिकली पर्सन विद डिसेबिलिटी को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हर घंटे पे 15 मिनट देता है। तो चूंकि सीएसएस का एक एग्जाम 3 घंटे का होता है तो उसके अंदर फिर हमें 45 मिनट्स क्यूमुलेटिवली एक्स्ट्रा मिलते हैं। देखिए, यहाँ थोड़ा सा क्लियर करें यार कि तमाम पर्सन विद डिसेबिलिटीज को या ओनली विजुअली इंपेयर्ड? नहीं, सारी डिसेबिलिटी। सो एक जो फिजिकली इंपेयर्ड है उसको क्या जरूरत है कि उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए? आई थिंक इट्स अ पॉलिसी थिंग। सो बेसिकली हम जाहिर जज नहीं कर सकते कि किस पर्सन विद डिसेबिलिटी की क्या नीड्स हैं। हो सकता है कोई कॉग्निटिव डिलेज के साथ हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंटल डिलेज हो उसके। सो यू नो, अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है तो हो सकता है कि उसको कम्यूट करने में, आने जाने में, या हो सकता है कुछ और इश्यूज हो सकते हैं। अगेन नोइंग के हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर जिस तरीके से थोड़ा सा उसके अंदर फ्लॉज हैं और पर्सनल डिसेबिलिटीज को जो अपॉर्चुनिटीज तक एक्सेस नहीं है, सो आई थिंक ये सारी ही डिसेबिलिटीज के साथ उन्होंने एक एडेड बेनिफिट कर दिया, इसको जनरल कर दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली। दोबारा हम आते हैं अपनी मेन टॉपिक पे, तैयारी पे। तैयारी के हवाले से कोई और चीज आप इस पे डिस्कस करना चाहेंगे? आई थिंक मेजरली तो हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं, बट अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यूट्यूब चैनल्स देखो, जहां से जितने पैसे बचा सकते हो उतने पैसे बचाओ।
हाँ, जब आप फाइनल स्टेजेस के ऊपर जब आप तैयार हो चीज़ों के लिए, तो फिर आप ज़रूर एक मेंटोर से वो करो, राब्ता करो, उनके साथ कनेक्ट करो, उनके लेक्चर्स लो, और बिल्कुल आखिर में मॉक एग्जाम्स लाजमी तौर पे दें, बिकॉज मॉक एग्जाम्स के बगैर आप उस प्रेशर को हैंडल ही नहीं कर पाओगे। आपको समझ जाएगी कि उस प्रेशर को किस तरीके से मैंने हैंडल करना है। यहाँ पर जो मॉक आपके एग्जाम्स होते हैं उनके हवाले से भी थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि डिटेल बताइए कि किस तरह होते हैं और कहाँ पर होते हैं। तो बेसिकली मॉक एग्जाम्स होते हैं कि जैसे सीएसएस का एग्जाम होता है, क्वेश्चन पेपर आता है, उसी तरीके से आपको डिफरेंट अकेडमीज देती हैं, और वो आपको अकेडमी से रब्ता करना पड़ता है। वो आपको क्वेश्चन पेपर भेजती हैं और आपको विद इन 3 आवर्स या 4 आवर्स आइलेट्स के अंदर एक अपनी पर्सनल ऑनेस्टी आपको दिखानी होती है। तो उसके अंदर आप 3 घंटे का अपना टाइमर लगा के और आप फिर उस क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हो, और वो सीएसएस के पैटर्न के ऊपर ये बना होता है, उसको आप सॉल्व करके उनको भेजते हो, एंड देन फिर उसके बाद आपको फीडबैक जो उनके मेंटर्स होते हैं वो फिर उसको चेक करके आपको डेफिनेटली ये चार्ज करते होंगे इसको। ऑब्वियसली। ओके, बिल्कुल सही है। तो एक वैसे एग्जाम के कितने चार्ज करते हैं एक पेपर? देखिए डिफरेंट अकेडमीज के डिफरेंट होते हैं। कुछ अकेडमीज 2000 पर पेपर भी चार्ज करती हैं, कुछ अकेडमीज 500 पर अकेडमी पर पेपर भी चार्ज करती हैं, एंड देन देयर आर सर्टेन अकेडमी जहाँ पे जैसे अगर आप किसी अकेडमी के अंदर फुल टाइम इन्वॉल्व हुए हो और वहाँ पे सीएसएस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री भी ऑफर करते हैं। ओके ओके, सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हम लास्ट इसकी क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा ही बताइएगा कि इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। आपने डेफिनेटली बताया था, लेकिन थोड़ा सा उसको डिटेल प्रोसीजर अंडरस्टैंड कर लें कि हम वेबसाइट में देखते हैं, हमने देख लिया कि एडवर्टाइजमेंट आ गया है, देन इसको अप्लाई कैसे करना है? उसका बहुत सिंपल प्रोसेस है। उसके अंदर आपने एफपीएससी की वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अपना प्रोफाइल बनाना है, उसके अंदर जो जो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने दी हैं आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, आपकी एकेडमिक और सो ऑन सो फोर्थ, आपकी जितनी भी डिटेल्स उन्होंने मांगी हैं प्रीवियस सीएसएस एग्जाम्स के बारे में, आपके प्रेफर्ड सेंटर के बारे में कि आप कौन से शहर से हो, आप कौन सा प्रेफर्ड सेंटर रखना चाहते हो, अगर आप डिसेबिलिटी के साथ हो तो आपकी क्या डिसेबिलिटी है, वो पूरा उसके अंदर डिटेल्स होती हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी क्या डिटेल्स हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपने उसके अंदर मेंशन करनी है, और आपने फॉर्म उसके बाद अभी आपको फॉर्म सबमिट नहीं होता, आपने साथ में चालान फॉर्म डाउनलोड करना होता है। वो आपने नेशनल बैंक के किसी भी ब्रांच के अंदर आपने फिल करके जब आप लेकर आओगे तो आपको उसके अंदर ब्रांच कोड और रिसीट नंबर होता है। तो वो आपको अपने ऑनलाइन फॉर्म के साथ उसके अंदर लिख के और वो सबमिट होती है। साथ में आपने उस पीडीएफ उसका जो फिल्ड फॉर्म है उसका आपने पीडीएफ निकालना है, उसको प्रिंट करना है, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने उसके साथ अटैच करने को बोले हैं। फॉर एग्जांपल यूजुअली होता है कि आपकी तस्वीरें, आपकी सीएनआईसी, आपकी मैट्रिक से लेके बैचलर से किया, मास्टर से किया, आपकी सारी डिग्रीज, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, पीआरसी, ये सब चीज़ें आपने उसके साथ अटेस्टेड कॉपीज उसकी अटैच करके फॉर्म के साथ उनको एक एनवेलप में डाल के और आपने फेडरल पब्लिक सर्विस इस्लामाबाद भेजना होता है। अच्छा, ये फॉर्म पे साथ सबमिट नहीं होंगी ये डिटेल्स, ये डॉक्यूमेंट्स, बल्कि ये आपको टीसीएस करने होंगे, कोरियर करने होंगे, राइट? अच्छा, ओके, बिल्कुल सही है। ये चीज मेरे ख्याल है थोड़ी सी अंडरस्टैंड, मेरे ख्याल आप तमाम हमारे नाज़रीन को, हमारे सामीन को क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसमें अब चैलेंजेस भी थोड़ा सा आ जाते हैं कि आपको लगता है कि तमाम ये पेपर्स देने के दौरान आपको स्पेशली क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, या एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं? सो फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी कुछ चैलेंजेस आते हैं, राइट। सो जहाँ पे मैंने आपको कहा कि 45 मिनट्स एक बेनिफिट होते हैं, वहीं पे एक थोड़ा सा उसका एक नेगेटिव एंड भी है। वो ये है कि लेट्स से कि अगर आपका एक पेपर, पहला पेपर स्टार्ट हो रहा है सुबह 9 बजे, पेपर खत्म हो रहा है, आप बाकी लोगों का खत्म हो गया 12 बजे, वो बाहर चले गए, आपका पेपर खत्म हो रहा है 12:45 पे। अब फॉर विजुअल डिसेबिलिटी होता ये है कि हम अगर कंप्यूटर के ऊपर पेपर दे रहे हैं तो वो क्या करते हैं, उस पेपर को प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के बाद हर पेपर के ऊपर आपसे थंब लगवाते हैं, उसको स्टेपल करते हैं, एंड देन उसको एनवेलप में डालते हैं, राइट। सो अब इसके अंदर होता क्या है कि वो सारे प्रोसीजर के अंदर वो 1 बज जाता है और अगला पेपर स्टार्ट होता है 2 बजे। सो आपके पास रिलैक्स करने के लिए बेयरली 40 to 45 मिनट्स होते हैं, जिसके अंदर आप थोड़ा सा ईज आउट कर सकते हो या
थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो। एग्जैक्टली। सो बाकी लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे मिलते हैं और हमें डेली 40-45 मिनट्स मिलते हैं। सो ये एक थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है अगर आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होते हो, तो उसके अंदर थोड़ा सा आपको अपनी स्ट्रैटेजी इस हवाले से डेवलप करनी है। अच्छा, इसी चीजों में से मुझे एक क्वेश्चन समझ आया कि आपने कहा कि कंप्यूटर पे आपने पेपर दिया है, तो क्या कोई राइटर के थ्रू भी पेपर दे सकता है? बिल्कुल, अगर कोई चाहता है कि वो राइटर के थ्रू देना चाहे तो वो राइटर के थ्रू भी दे सकता है। उसके अंदर ऑप्शन होता है फॉर्म के अंदर, जब आप ऑनलाइन अपना फॉर्म सबमिट कर रहे होते हो और जब आप हाँ ऑनलाइन फॉर्म जब सबमिट कर रहे हो तो उसके अंदर मेंशन कर दें कि आपने जो फैसिलिटी लेनी है वो राइटर की लेनी है। राइटर/हेल्पर लिखा होता है उसके अंदर, तो आपने वो उसको टिक कर देना है। ओके, इसमें ब्रेल ऑप्शन है? नहीं, ब्रेल ऑप्शन नहीं। सिर्फ आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कंप्यूटर पे दे सकते हैं या आप राइटर के थ्रू, हेल्पर के थ्रू दे सकते हैं। यस, और अगर आप डिसेबिलिटी के साथ हैं, मतलब तो विजुअल डिसेबिलिटी नहीं, तो आप खुद से भी पेपर दे सकते हो, तो उसमें कोई रुकावट नहीं है। यानी कि अगर आप फिजिकली इम्पेयर्ड हैं, आप खुद देना चाह रहे हैं, तो आप खुद भी दे सकते हैं। एग्जैक्टली। ओके, बिल्कुल समझ गए, राइट। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। एरन, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपने बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन इस हवाले से आपने सारी ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि क्लियर कर दी है। तमाम हमारी कम्युनिटी मेंबर्स के कोई भी मेंबर अगर आगे सीएसएस करना चाहे तो मेरा ख्याल है कि तमाम के तमाम क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप डेफिनेटली कमेंट में पूछ भी सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम एरन से कंफर्म करके आपको उसका जवाब भी दे देंगे, उसका आंसर भी कर देंगे। इसके साथ साथ मजीद कोई फीडबैक हो तो डेफिनेटली आप वो भी कमेंट में जरूर कर सकेंगे। थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि पर्सनल लाइफ पे आ जाए, क्या ख्याल है? सर बिल्कुल सही है। कभी मोहब्बत हुई? सर आई थिंक अगर कोई कहे कि उसको नहीं हुई तो ओके, वेरी गुड। कब? स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में? आई थिंक मैं बहुत शाय था, तो आई वुड कंसिडर कि मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी ही लाइफ थी ऑब्वियसली इस तरह की, लेकिन एक है नहीं, बहुत बड़ा फर्क है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी। कॉलेज। लेकिन कॉलेज जो आपने मुझे बताया वो आई थिंक वो सिर्फ बॉयज का नहीं था? नहीं, सेंट पैट्रिक मिक्स है। अच्छा, वो है। ओके, राइट, बिल्कुल सही है। ओके, तो बिल्कुल है। तो क्या उसको पता है? नहीं, मैं बहुत कभी बताया ही नहीं। हाँ, तो आई थिंक ज्यादा स्ट्रेस ये होता है कि आई थिंक जिसके बारे में बहुत ज्यादा कम बात होती है वो ये कि बॉयज के क्या स्ट्रेसेस होते हैं। तो बॉयज के ये सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो उसके बगैर आप किसी से कमिटमेंट कर लो तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं नाज़रीन सामीन, कि जिस तरह फीमेल्स आमतौर पे सोच रही होती हैं मैं इतनी खूबसूरत लगूं, मैं इतनी अच्छी, इतनी एक ब्यूटीफुल लगूं कि मुझे लड़के पसंद करें, एग्जैक्टली यही स्ट्रेस लड़कों के अंदर भी होता है कि मैं इतनी स्किल्स हासिल करूं, ऐसी जॉब हासिल करूं कि जिसके बाद जो है वो मुझे एक अच्छी लड़की मिल सके। तो यकीनन स्ट्रेस दोनों लेवल पे होता है, बस डिफरेंट होता है। एग्जैक्टली। तो मेरा ख्याल है कि अब आपका सीएसएस तो तमाम हमारी फीमेल सुन लें, सीएसएस क्लियर कर लिया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो वैसे क्या माइंड में, एरल के क्या माइंड में है, किस तरह की लड़की होनी चाहिए आपकी लाइफ पार्टनर? आई थिंक उसके लिए मैंने अपने मदर को ही टास्क किया है कि आप ढूंढें, और कुछ तो बताया होगा ना, ऐसी होनी चाहिए। नहीं, मैंने कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं दी। अच्छा, तो माइंड में कोई स्केच तो बनाया होगा यार, इस किस्म की होनी चाहिए। आई फील लाइक कि जो उनको पसंद आएगी तो वो आई थिंक वुड बी द बेस्ट, बिकॉज वो अपने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में बिल्कुल अनबायस्ड डिसीजन कर सकती हैं। हम जब डिसीजन लेते हैं तो ज़ाहिर है हमारे डिसीजंस बायस होते हैं, थोड़े वो इमोशंस बीच में इन्वॉल्व होते हैं, तो बेहतर ये कि let them take a decision। अच्छा, अगर जो है मिसाल के तौर पे ये आपने बड़ा एक मसला कर दिया है इसमें, तो नाज़रीन ये तो बड़ा मसला हो गया नहीं कि कोई भी अप्लाई कर सकता है इसमें। सही है। ओके, ओके, तो यानी कि कोई आपकी अपनी पर्सनल कोई रिकमेंडेशंस या सजेशंस नहीं है कि इस तरह की होनी चाहिए? नहीं, मैंने मदर को कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं। चले जी, मदर से मिलना पड़ेगा कि उनकी क्या ख्वाहिश है। अच्छा, कुछ माँ आपकी मदर से कभी डिस्कस हुआ कि मैं अगर ढूंढूंगी तो इस तरह की ढूंढूंगी या इस तरह की होनी चाहिए? आई थिंक उसके अंदर उन्होंने जो पैरामीटर्स रखे हुए हैं वो यही है कि भाई कोई एज सच हम खूबसूरती उसका क्राइटेरिया नहीं है। उसके अंदर घर गृहस्थी वाली
और चीजें करने वाली, ख्याल रखने वाली, केयरिंग, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो उन्होंने मेजरली अपने दिमाग आप में उससे जॉब करवाना जरूरी नहीं समझते? आई डोंट थिंक के जॉब एट दिस पॉइंट पॉसिबल होगी, बिकॉज आई फील लाइक कि मेरी चीजें इतनी ज्यादा बैक एंड फोर्थ चल रही होंगी, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो आई फील लाइक कि एक मेरे पार्टनर का जो करियर होगा ज़ाहिर है वो एक उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा एक फॉर्मल सेटिंग के अंदर। हाँ ऑब्वियसली, बट हमारे एंड से कोई वो नहीं है क्या सही है, यू नो शी इज विलिंग टू वर्क फ्रीलांस या कोई और अपॉर्चुनिटी जो व्हाटएवर प्लीजेस हर, आई थिंक उसके लिए उसमें कोई चैलेंज वाली बात नहीं। मेन ड्रीम, अब नेक्स्ट ड्रीम क्या है, नेक्स्ट टारगेट क्या है आपके? कोई माइंड में कोई ड्रीम रह गया? सो बेसिकली मैं CSS अब मेरा क्लियर हो गया है, एलोकेशन हो गई है फॉरेन सर्विस के अंदर, तो अब ऑब्जेक्टिव यही है कि ड्रीम भी है और ऑब्जेक्टिव भी है कि सेंट्रल यूरोप अगर एलोकेशन हो जाए तो मजा ही आ जाए, बिकॉज आई स्टार्टेड लर्न जर्मन एज वेल, तो सेंट्रल यूरोप पोस्टिंग हो जाए, रीजन वो मिल जाए तो मजा ही आ जाए, बिकॉज वहाँ से फिर आप यूनाइटेड नेशंस के भी एक्सेस में होते हो और यूनाइटेड नेशंस में आपके ही रीजन के अंदर आ रहा होता है, और सो वो एक ड्रीम है जो कि इंशाल्लाह बड़े बड़े ख्वाब है जी, बड़े बड़े ड्रीम है जी, इंशाल्लाह ताला। साइमा सलीम, बहुत सारे लोग जानते हैं हमारे व्यूअर्स इस हवाले से कि हमारी ब्लाइंड कम्युनिटी में बहुत बड़ा नाम साइमा सलीम, जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया यूएनओ में भी, और नो डाउट कि हम सबका सर फख्र से बुलंद कर दिया। बहुत सारे लोग जो ब्लाइंड कम्युनिटी की सलाहियतों से, एबिलिटीज से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं थे, जितने जबरदस्त तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और ब्रेल में पढ़ते हुए, ब्रेल में रीड करते हुए रिप्रेजेंट किया, मेरा ख्याल है कि ये दिस इज बिग अचीवमेंट। उसके बाद आज हमारे पास फॉरेन ऑफिस में एक और नाम जो है वो शामिल हुआ है, एरल का, और इंशाल्लाह ताला हम दुआ को हैं कि ये आगे बढ़े और यूरोप में जाए इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल जी, और यूएनओ में जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके इंशाल्लाह। हम एंडिंग की तरफ अब जा रहे हैं एरल, तो कुछ आप मैसेजेस देना चाहेंगे? दो तरह से मैसेजेस हम आपसे लेंगे, एक ब्लाइंड कम्युनिटी को और एक हमारी जो सो कॉल्ड नॉर्मल कम्युनिटी है या साइकिल कम्युनिटी है, हम उस तरफ डिस्कस करना चाहेंगे। आई थिंक फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, आपने ब्लाइंड कम्युनिटी बोला, बट आई वुड थोड़ा सा उसको एक्सपैंड करूंगा कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए कि बहुत सारी जगहें होती हैं, बहुत सारे मौके होते हैं जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो जाते हैं कि ये चीज़ हम नहीं कर सकते, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हमारे लिए मौके नहीं है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको पता है कि जो सबसे अच्छे डायमंड्स होते हैं वो कोयले की माइन के अंदर से निकलते हैं, राइट? सो अगर अपॉर्चुनिटीज आपके पास एग्जिस्ट नहीं भी करती, यू नीड टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। आप अगर अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करोगे कि आपको मिलेंगी, कोई आपको प्लेट में रख के देगा, तो आई डोंट थिंक दैट इज एवर गोइंग टू हैपन। सो व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने एफर्ट्स करनी है, अपने एंड पे जरूर करो। You never know what God has planned for you. Or without disability, or wider, I think मेरे इस वाली बात के अंदर with disability and without disability सबको मैं इंक्लूड करूँगा कि भाई जो आपके पास है उसका भी शुक्र अदा करो, जो नहीं है of course उसके अंदर कुछ ना कुछ I think मैं अब उसके अंदर ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि अगर नहीं है कोई चीज़ आपके पास तो वो एक ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट हुआ है। जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप अपने गोल्स को देखो, अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखो। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ कहोगे यार ये चीज़ मैं ले लूँ, दूसरों को नहीं दूँ। क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अदर्स। जब आप दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करोगे तो आपको भी मिलेगा और आपको यकीन माने बहुत बेहतर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच एरल, बहुत शुक्रिया। देखिए नाज़रीन, बहुत सिंपल चीज माइंड में याद रखिएगा और जो मैंने सीखी है अपनी लाइफ में, जिन लोगों के पास वो एबिलिटीज नहीं होती कि वो स्पेशल टास्क उन्होंने पूरा वो कर पाए या कर लें, या कहीं जगह वो नाकाम होते हैं, तो वो दूसरे को भी यही कहते हैं कि ये चीज हो नहीं सकती।
तो सिंपल चीज कि हर इंसान की सलाहियत, एबिलिटीज डिफरेंट है। अगर एक इंसान किसी भी रीजन के बेस पर वो किसी स्पेसिफिक टास्क में नाकाम हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि वो टास्क आपके लिए भी नहीं है। तो सिंपल चीज कि आप सबकी सुने जरूर, लेकिन एनालाइज आप खुद करें। अपनी एबिलिटीज को देखते, अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए उसको एनालाइज खुद करें कि यस आई कैन डू इट, और मुझे किस तरह करना है, उसके रास्ते निकालें, उसके वेज निकालें, उसकी रिसोर्सेज को तलाश करें, पॉसिबल बनाएं और डू इट। इंशाअल्लाह ताला यकीन कीजिएगा कि आप उस मकसद में जरूर कामयाब होंगे। आज यकीनन लाइफ बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। आज टेक्नोलॉजीज ऐसी आ चुकी हैं कि आज जो डिसेबिलिटी है वो डिसेबिलिटी नहीं रही, बल्कि अब डिसेबिलिटी तो अब हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। तो अभी हमें इसको डिस्कस भी नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि बात सिर्फ सिंपल ये है कि जब एक पर्सन विद डिसेबिलिटी जा रहा है, सीएसएस का एग्जाम दे रहा है, पास आउट हो रहा है, और पास आउट होने के बाद आज वो फॉरेन ऑफिस में एज अ पर्सन वहां पे वो जॉब कर रहा है, सर्व कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि फिर अब इस पे डिस्कशन खत्म। एग्जैक्टली इसी तरीके से जो हमारे पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी है वो भी अपने मेंटल बैरियर्स को खत्म करें, वो अपनी सोच में से ये चीज खत्म करें कि यस आई कैन नॉट डू, यस डेफिनेटली यू कैन डू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक यस आई कैन डू इट। जब आप ये सोच लोगे तो जस्ट यू कैन डू इट, तो फिर आप उसको कर लोगे। और अगर आप ये सोच लोगे कि नहीं यार ये मेरे लिए मुश्किल है, तो यकीन कीजिएगा कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। एंड थैंक यू वेरी मच। लास्ट जाते जाते अल्लाह हाफिज। तमाम अपने नाज़रीन से कहूंगा कि इसको प्लीज मैक्सिमम शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि हमारे वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो सीएसएस का एग्जाम देना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात कि एरल हम सब के लिए मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है। तो प्लीज इसको शेयर कीजिए मैक्सिमम। अगर आप लोगों को कोई कमेंट है, कोई फीडबैक है, तो जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।